decision will be on expected lines. What are the expected lines? Because overwhelmingly the people have देख लेते हैं अभी। और आम आदमी पार्टी लीडर गोपाल राय के मुताबिक पार्टी ने लगभग हुकूमत साजी का मन बना लिया है। ताहम उन्होंने हतमी फैसले के लिए मीटिंग के खत्म होने का इंतजार करने की बात भी कही है। ये स्टेबल नॉन स्टेबल का मसला नहीं है दिल्ली में। सवाल है कि दिल्ली की जनता ने 28 सीटें आम आदमी पार्टी को दी हैं। कांग्रेस किनारे जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन उन्होंने सरकार बनाने से हाथ उठा दिया। इन परिस्थितियों में एक मंथन था कि आम आदमी पार्टी इस चुनौती को स्वीकार करे। जो हमारा जो राजनीतिक स्टैंड है कि हम कांग्रेस भाजपा के साथ मिलकर के किसी तरह के गठजोड़ करके सत्ता की राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन नई परिस्थितियों में जनता की तरफ से एक दबाव था कि नहीं, सरकार बनानी चाहिए, मुद्दों के समाधान की तरफ बढ़ना चाहिए। एक हफ्ते का हमने अभियान चलाया और पूरे दिल्ली के आम आदमी ने बहुमत से ये फैसला किया है, इस चुनौती को स्वीकार करो। जितने दिन तक ये सरकार चलाने देंगे, अपने मिशन को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। सरकार अगर ये गिराते हैं, दोबारा चुनाव में जाएंगे, पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आएंगे और फिर इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। गोपाल जी, आज जो सरकार होने वाली है, आज मीटिंग में क्या फैसला लिया? नहीं, अभी आज तो मीटिंग इसलिए रखी गई है कि जो ये जनमत संग्रह हुआ है उस सारे रिजल्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे और फाइनली आगे का पार्टी। नाज़रीन, इस सिलसिले में ताज़ा जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने दिल्ली नुमाइंदे पुष्कल का और उनसे जानेंगे कि इस वक्त के ताज़ा हालात क्या हैं। जी पुष्कल, दिल्ली की सर्दी में सियासत की गर्मी क्या खास असर दिखा रही है, अपडेट बताइए। हाँ बिल्कुल हीरा, मैं बता दूं कि अभी फिलहाल कौशाम्बी में आम आदमी पार्टी की जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है उसकी एक अहम बैठक हो रही है, जिसमें इस पूरे सरकार बनाने पर चर्चा की जा रही है कि क्या सरकार किस तरह से फॉर्म किया जाए और अगर सरकार बनती है तो किस तरह की घोषणा वो अभी फिलहाल करनी है। मैं बता दूं कि 12:30 बजे केजरीवाल उपराज्यपाल नजीब जंग से मिलकर सरकार बनाने का दावा करेंगे। जिस तरह से खबरें आई थी कि अल्पमत सरकार बनाने का दावा वो पेश करेंगे, जिस तरह से खबरें आ रही थी एलजी हाउस से, कांग्रेस उन्हें बहुत समर्थन जरूर दे रहा है, लेकिन अब तो टोटल तय हो चुका है कि सस्पेंस खत्म हो चुका है। आम आदमी पार्टी जल्द ही सरकार बनाएगी। जिस तरह से उन्होंने दिल्ली में एक तरह से जनमत संग्रह किया था और सभी की राय ये थी कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाए और अभी फिलहाल इस बैठक में पूरी तरह से आधिकारिक रूप से मोहर लगनी है कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी या नहीं। लेकिन मैं बता दूं कि जिस तरह से खबरें आ रही हैं, साफ तौर पे साफ लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी आज सरकार बनाने का दावा एलजी के पास जरूर पेश करेगी। जी ना जी पुष्कल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि सुबह से बहुत सारे बयानात सामने आ रहे हैं, रिएक्शन सामने आ रहे हैं, उस बारे में क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, सुबह जिस तरह से केजरीवाल ने भी संकेत दिए, कुमार विश्वास ने भी संकेत दिए कि अब एक महत्वपूर्ण बैठक में अब हम लोग फैसला कर लेंगे, पार्टी फैसला कर लेगी। जिस तरह से 2 दिन में जिस तरह से जनसभाएं हुई थी, 130 जनसभाएं हुई थी, जिसमें से 118 में आम जनता ने सरकार बनाने के लिए हामी कहा था और कुछ जो सभाएं हुई थी 18 से 20 उसमें लोगों ने मना किया था कि कांग्रेस के साथ सरकार न बनाए। तो अब जो जनता का जनादेश है, राय शुमारी हुई, उसमें साफ तौर पे अब पीछे आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति जरूर आम आदमी पार्टी की बन गई है और अब लगता है कि अब ये जो पूरी दुविधा है आम आदमी पार्टी के लिए, अब सरकार बनाने का रास्ता अब साफ तौर पे दिखता नजर आ रहा है। जी पुष्कल, अब ये जानना चाहेंगे कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो एक फैसला ले चुके हैं, लेकिन बीजेपी किस पॉलिसी पर अमल कर रही है? वेट एंड वॉच। देखिए, बीजेपी पहले से ही मैं बता दूं कि जिस तरह से केजरीवाल ने राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी थी और एक सोनिया गांधी को लिखी थी चिट्ठी, तो कहीं न कहीं बीजेपी ने साफ तौर पे उनकी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया था और चुपचाप एक तरह से बैकडोर से पूरे मामले को जरूर देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों पार्टियां सरकार बनाने के लिए उतावले हो रहे हैं।
जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस पे उन्होंने एलिगेशन भी लगाया है कि कांग्रेस ने सरकार बनाने के लिए कितनी तत्परता दिखाई है, और बीजेपी फिलहाल जरूर शांत है क्योंकि उनके पास उस तरह की मेजॉरिटी नहीं है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकती है, यहाँ तक कि उन्होंने केजरीवाल की चिट्ठी का जवाब तक नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामले को लेकर जितना साफ तौर पे कहा एसडी से मिलकर कि वो चुनाव के लिए रीपोल के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे मामले में पीछे से तमाशा बीम जरूर बनी हुई है। जिस तरह से आज फैसला हो सकता है कि क्या, अब देखिए आगे बीजेपी का क्या रुख होगा सरकार बनने के बाद, ये देखने वाली बात होगी। जी पुष्कर, तो वहां आप इन तमाम चीजों पे नजर बनाए रखिए, हम दोबारा आपसे राब्ता कायम करेंगे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे पुष्कर जो कि बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी की मीटिंग कौशाम्बी में अरविंद केजरीवाल के घर में एक अहम मीटिंग जारी है और कुछ ही देर में दिल्ली की सियासत से मुताल्लिक तस्वीर भी साफ हो जाएगी। उधर आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास के मुताबिक अगर पार्टी हुकूमत साजी के लिए तैयार हो जाती है तो दिल्ली का वजीर आला कौन होगा, इसका फैसला पार्टी के तमाम लीडरों की राय लेने के बाद ही किया जाएगा। मुद्दों पर बातचीत होगी। मैं उसी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मंथन से अमृत निकलेगा कि नहीं निकलेगा? नहीं, मंथन से सदा ही अमृत निकलता है। प्रारंभ में ऐसा लगता है कि दैत्यों ने योजना बनाकर विष निकाल दिया है। नहीं, ऐसा हमने पहले ही कहा था कि जनता जो जनादेश देगी, हम किसी के साथ अलायंस नहीं कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ न किसी तरह का अलायंस करेंगे, न उनके साथ सरकार बनाएंगे, न उनका समर्थन हमारे लिए वांछित है। हम जनता के आदेश पर जाकर महामहिम से कहेंगे कि हमें सरकार बनाने के लिए जनता ने कहा है। सदन में विश्वास मत हासिल करते समय दिल्ली के हितों के लिए जिसकी अंतरात्मा जागती होगी समर्थन कर देगा, जिसकी ना जागती होगी ना समर्थन करेगा। हम अपनी सरकार अगर चला पाएंगे तो हम जनता को जो हमने प्रॉमिस किया वो डिलीवर करेंगे। अगर दोनों पार्टियां या कोई व्यक्ति या समूह हमारी सरकार गिराने की कोशिश करेगा तो जनता उसको देखेगी। मुख्यमंत्री कौन? ये बड़ा, दरअसल मैं कैसे ऐसी पार्टी में हूं जहां ये 10 जनपद और नागपुर से तय नहीं होता, जहां विधायकों की इच्छा पर तय होगा। उधर आम आदमी पार्टी को हिमायत देने के सिलसिले में कांग्रेस लीडर राज बब्बर का कहना है कि कांग्रेस ने अवाम के फैसले का एहतराम करते हुए आपको हिमायत देने का फैसला किया है। राज बब्बर ने कहा कि जिन वादों की बुनियाद पर अवाम ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, वैसा वादा शायद कांग्रेस के लिए करना मुश्किल था। राज बब्बर ने मजीद कहा कि कांग्रेस ने अन्ना को पसे पुश्त डालकर आम आदमी पार्टी की हिमायत का फैसला किया। फैसले का सम्मान करना चाहिए और जनता ने जिस मैनिफेस्टो पर, उनके जिन वादों पर उन्होंने उनको चुना है, हम उन वादों को कर नहीं सकते थे। हमें लगता था कि ये संभव नहीं है। इसकी वजह से अगर कोई जनता का लाभ करना चाह रहा है तो हम हर तरह के अहम को दूर करके, किसी तरह की कोई ईगो नहीं है, अहम को पीछे करके जनता के लिए, जनता के फैसले का आदर करते हुए हमने समर्थन दिया। और इस सबके बीच समाजी कारकुन और कभी अरविंद केजरीवाल की हमनशी रही किरण बेदी ने आप और कांग्रेस के रिश्तों पर शुबा जाहिर कर दिया है। किरण का कहना है कि कांग्रेस की हिमायत से अगर दिल्ली में हुकूमत बनती भी है तो हुकूमत के इस्तेहकाम पर सवालिया निशान होगा। उन्होंने मजीद कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का रिश्ता इंतहाई कमजोर है। इनको कॉन्ट्रडिक्शंस है। जैसे अरविंद ने कहा कि हम इन दोनों को जेल भेजेंगे, तो क्या कांग्रेस आपका समर्थन दे रही है अपने आप को जेल भेजने के लिए? ये समझ नहीं आई। तो इसलिए एज वोटर्स ऑफ दिल्ली मैं ये समझती हूं कि ये एक फ्रेजाइल रिलेशनशिप का कमिंग टुगेदर है और ये कितनी देर चलेगा ये हम अंदाजा अभी नहीं लगा सकते, लेकिन हम एक एलिगेशंस की बुछार में फंसे रहेंगे। और जो और देश की प्रगति की बात करनी है, देश की प्लानिंग की बात करनी है, लोगों से और विजन मांगनी है, मैं समझती हूं हम अपने इन मामलों में शायद उलझे ना रहें, ऐसी मेरी फीलिंग है। खबरें और भी है, वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वत हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। गुजरात के वज़ीर-ए-आला नरेंद्र मोदी की 29 दिसंबर को रांची के ध्रुव में रैली होने जा रही है। खास बात यह है कि इस रैली में शिरकत के लिए पटना धमाके के मुश्तबा मुलजिम इम्तियाज के घर वालों को भी दावत दी गई है। बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अब 29 दिसंबर को रांची में रैली करने जा रहे हैं। रैली में शिरकत के लिए यूं तो पूरे झारखंड में दावत दी जा रही है, लेकिन खास बात यह है कि इस रैली में पटना धमाके के मुलजिम सिटियो गांव के रहने वाले इम्तियाज के घर वालों को भी रैली में शिरकत की दावत दी गई है। बीजेपी लीडर सीपी सिंह के हमरा पार्टी के कई लीडर इम्तियाज के घर गए और उसके वालिद को दावत दी। सीपी सिंह का कहना है कि सिटियो गांव के सभी लोगों को रैली में शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए एक शख्स के जरिए पूरे गांव पर लगे दाग को धोने का ये एक अच्छा मौका है। संदेश लेकर के आए हैं कि आज देश की आवश्यकता है नरेंद्र मोदी, और भारत में रहने वाले चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हों, सभी भारतवासी हैं। सिटियो गांव के भी लोग हमारे भारतवासी हैं, हमारे भाई हैं, और हम लोगों में कोई तफरका नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की रैली में सिटियो गांव के लोग भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लें, क्योंकि एक दो लोगों के कारण सिटियो गांव विश्व के मानचित्र पर एक बदनाम हुआ है। लेकिन सिटियो गांव के सारे लोग तो नहीं है, एक दो लोग हो सकते हैं, किसी भी समाज में हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने, चूंकि अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, तो हम लोग इनको इस बात से के लिए आए हैं कि आप आइए और जो दाग पड़ा है ये दाग को धोने का काम करिए। उधर इम्तियाज के वालिद का कहना है कि अगर उनकी सेहत ने इजाजत दी तो वो रैली में जरूर शिरकत करेंगे। भाजपा नेता के लोग हैं, हमको तो मालूम उतना नहीं है बाबू। क्या बोल के गए? दावत दे के गए हैं। किस चीज का? मोदी साहब आएंगे धुरवा में, वही इसी चीज का है। तब जाएंगे, जरूर जाएंगे। अगर अच्छा रहेंगे तो तबीयत हमारा गड़बड़ा जाता है बाबा मेरे, सही बात को बता देते हैं आप लोग को। तबीयत गड़बड़ा जाता है कभी कभी, जिसकी वजह से अचानक हमको बुखार हो जाता है, हार्ट का शिकायत है, और पैर में सूजन हो जाता है, जिसकी वजह से अच्छा रहेंगे तो जरूर जाएंगे। अकलियती आबादी वाले सिटियो गांव के लोग भी मोदी की रैली में जाने के लिए तैयार हैं। अच्छा समझ कर जाएंगे कि भाई हमारे बड़ा नेता उतना दूर से जब आ रहे हैं तो हम लोग उसको स्वागत करने के लिए जाएंगे। आने वाले आम इंतखाबात के तहत नरेंद्र मोदी रैलियों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि वो अकलियतों को भी साथ लेकर चलना चाहती है, लेकिन रांची रैली में पटना धमाके के मुलजिम इम्तियाज के घर वालों को बुलाकर बीजेपी ने खैर सगाली की मिसाल कायम करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। उधर दूसरी तरफ 2014 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी की तैयारियां भी जारी हैं। इन्हीं तैयारियों के सिलसिले में कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी आज मुसलमानों समेत मुख्तलिफ अक़लियती तबकों के नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। 4 रियासतों में असेंबली चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी पार्टी में नए जोश भरने के लिए पेश हैं। राहुल अपने तौर पर हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस की कामयाबी को यकीनी बनाया जा सके। अपनी इसी कोशिश और ख्वाहिश को जिला बख्शने के लिए राहुल गांधी मुसलमानों समेत मुख्तलिफ अक़लियती तबकों के नुमाइंदों से मुलाकात करने वाले हैं। बताया जाता है कि राहुल गांधी अक़लियती तबके के 200 से ज़ायद नुमाइंदों से मुलाकात करके उनके एहसासात और जज्बात और ख्यालात और मुतालबात को जानने की कोशिश करेंगे, ताकि उसी की बुनियाद पर आइंदा लोकसभा चुनाव के सिलसिले में कांग्रेस अपने मंशूर को हतमी शक्ल दे सके। काबिल गौर है कि इससे कबल राहुल गांधी दलित, कबायली और दीगर पसमानदा जातों के नुमाइंदों के साथ 13 दिसंबर को उनकी राय जानने की खातिर मीटिंग कर चुके हैं, और अब राहुल ने मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों से मिलने का इरादा किया है। कांग्रेस जराये का कहना है कि राहुल गांधी मुख्तलिफ अक़लियती तबकों के नुमाइंदों से सियासी, समाजी और इक़्तिसादी मसलों पर बातचीत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने शामली और मुजफ्फरनगर अजला के फसाद मुतासरीन रिलीफ कैंपों का कल दौरा किया। इस मौके पर राहुल गांधी ने फसाद मुतासरीन से घरों को वापस लौटने की अपील की, जबकि कांडला में राहुल को तल्ख तजुर्बे का सामना भी करना पड़ा, जहां फसाद मुतासरीन ने स्याह झंडियां दिखाकर राहुल के काफिले को ही रोक दिया।
राहुल गांधी ने शामली जिला के मुस्लिम अक्सरियती इलाके मलकापुर से अपने दौरे का आगाज किया। राहुल ने बरनाली, भरनाव, खरगोन में वाक़ फसाद मुतासरीन के रिलीफ कैंपों का दौरा किया। इस दौरे के मौके पर कांग्रेस के नायब सदर ने फसाद मुतासरीन और मुस्लिम नुमाइंदों से बातचीत की। राहुल ने फसाद मुतासरीन से उनके घरों को वापस जाने की अपील की। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि फसाद बर्पा करने वाले ये चाहते हैं कि फसाद मुतासरीन कैंपों में ही रहे और वो इस सूरत हाल से फायदा उठाना चाहते हैं। राहुल ने कहा कि कैंपों में रहना मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं होगा। जब माने उनका मुआवजा भी नहीं मिल रहा और पैसे विधवा वैसे बच्चे हैं, कौन देगा मुझे? बच्चे कोई न लगाने का आगे के पेड़ पैसे पे आ रहे हैं तो इंसान की कुछ कीमत ही नहीं है। क्या देखो आप कितने बड़े बड़े हैं, कुछ पैसा होनी चाहिए, हमें मकान चाहिए, जमीन चाहिए। कांधला में फसाद मुतासरीन ने काली झंडियां दिखाते हुए राहुल के काफिले को रोक दिया। फसाद मुतासरीन ने कहा कि उनकी राहत और बाज़ाबातकारी के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं किए गए। बामली रिलीफ कैंप में राहुल से एक नौजवान ने सवाल किया कि क्या हम मुसलमान होने के नाते हिंदुस्तानी नहीं हैं? इस पर कांग्रेस के नायब सदर ने कहा कि आप पूरी तरह से हिंदुस्तानी हैं। कांग्रेस रहनुमा के इस दौरे के मौके पर मरकजी वजीर ममलिकत दाखिला RPN सिंह, AICC के जनरल सेक्रेटरी मधुसूदन मिस्त्री और AICC अक़लियती शोबे के चेयरमैन खुर्शीद अहमद सैयद भी मौजूद थे। खुर्शीद अहमद सैयद ने फसाद मुतासरीन से कहा कि वो हिम्मत से काम लेते हुए अपने गांव वापस जाए। वाज़ेह रहे फसाद मुतासरीन के रिलीफ कैंपों में ठंड से तकरीबन 40 से ज्यादा बच्चे फौत हो गए थे, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त नोट लिया था। 12 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने रियासती हुकूमत को कैंपों में रहने वाले अफराद, खास तौर पर बच्चों को ठंड से बचाने के लिए फौरी इक़दामात करने की हिदायत दी थी। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस मामले का जायजा लेने के लिए एक आला सतह की कमेटी तश्कील दी। मुजफ्फरनगर और शामली के रिलीफ कैंपों में एक अंदाजे के मुताबिक 4000 अफराद पनाह लिए हुए हैं। गुज़िश्ता अगस्त में मुजफ्फरनगर में फिरकावाराना फसादात फूट पड़े, जिसमें तकरीबन 60 अफराद मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। और अब बात करेंगे शदीद सर्दी की। जी हां, जम्मू कश्मीर समेत शुमाली हिंद के पहाड़ी इलाकों में बर्फ की जैसे सफेद चादर से बिछ गई है। इस बर्फबारी का दिल्ली में असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में सर्दी की शदीद लहर चल रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली और चायल में मौसम की पहली बर्फबारी कल देखने को मिली। मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में शदीद ठंड और कोहरा पिछले 2 दिनों से जारी है। शुमाली हिंद में दर्जे हरारत में काफी हद तक गिरावट आई है। इस मदरी केस के मुल्जिम नारायण साई के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस मदरी केस को कमजोर करने के लिए रिश्वत देने की साजिश के मामले में पुलिस आज नारायण साई को अदालत में पेश करेगी। पुलिस नारायण साई को तहवील में दिए जाने की अपील कर सकती है। कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मारूफ सूफी गुलकार धनंजय कौल ने कल शाम दिल्ली में गजलें सुनाकर अपने सुरों से समा बांध दिया। धनंजय कौल से सूफी कलाम सुनकर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में लोग वाफा कर उठे। इस प्रोग्राम का इनेकाद एक्सचेंज फॉर मीडिया एंड इंटरनेशनल मीडिया फाउंडेशन ने मुश्तरका तौर पर किया था। इस मौके पर पाकिस्तानी अखबार जंग के मुदीर आला सरमद अली मेहमान खुसूसी थे। खास एक उर्दू अदब के नाम है और गजल गायकी है इसमें।
और ये एक्सचेंज फॉर मीडिया एक ग्रुप है और इंटरनेशनल मेलोडी फाउंडेशन जॉइंटली इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और जैसा आपने देखा है कि जनाब सरमद अली साहब जो पाकिस्तान से आए हैं, जंग अखबार के एडिटर इन चीफ हैं, जहां उर्दू गजल है या जहां हमारा सूफी विरसा है, और जहां जहां मैं कोशिश करता हूं कि जो हमारा कश्मीर का सूफी कलाम है वो भी पेश करूं जो गजल की शक्ल में है। तो मेरे ख्याल से आज की शाम का यही ताल्लुक है कि मैं कश्मीर से ताल्लुक रखता हूं और एक ये इस गजल आज की शाम में जो हिंदुस्तान में हमारे जो उर्दू के उस्ताद शायर और जो कंटेम्प्रेरी शायर हुए जिन्होंने बहुत कुछ इस अदब को दिया, तो उनकी गजलें आज पेश कर। और अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। हिंदुस्तानी सफारतकार दिव्यानी खुबरागी का मामला जल्द हल होने की हिंदुस्तान ने एक मरतबा फिर उम्मीद जताई है। वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद ने दिव्यानी के मामले पर हिंद अमेरिका के बीच जारी तातुल दूर होने की उम्मीद जताते हुए कहा कि हिंद अमेरिका ताल्लुकात से मुतालिक हिंदुस्तान के बयान का सिर्फ खैर मकदम करना काफी नहीं है, बल्कि अमेरिका को इस सिलसिले में अमली इक़दाम करने चाहिए। इस बीच खबर यह भी है कि दिव्यानी की अर्जी पर आज कोई फैसला आ सकता है, जिसमें दिव्यानी ने सिफारती इस्तिस्ना का मुतालबा करते हुए मामले के प्री ट्रायल में खुद की हाजिरी से छूट की दरख्वास्त की है। इससे पहले कल हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून को भी एक खत लिखा था और इस खत में हिंदुस्तान ने दिव्यानी को एक सिफारती ऑफिसर को दी जाने वाली मुराद और इस्तिस्ना फराहम करने की दरख्वास्त की थी। हिंदुस्तान ने दिव्यानी को काउंसलर की हैसियत से हिंदुस्तानी मिशन को तबादला करने की जानकारी भी दी थी। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तय पाए हालिया मुआहदे पर जिनेवा में अगले दौर की बातचीत जारी है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जावेद ज़रीफ का कहना है कि जिन उसूलों पर मुआहदा तय पाया है उसी की रोशनी में बातचीत के अमल को आगे बढ़ाना चाहिए। इस दौरान मुज़ाकरात के ताल्लुक से खबर है कि ईरान और यूरोपीय यूनियन के सफारतकार क्रिसमस की छुट्टियों के बाद मुज़ाकरात के दोबारा आगाज पर राजी हो गए हैं। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल नबील अल अरबी का कहना है कि मशरिक़ वुस्ता में अमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने के लिए इसराइल को अपनी हठधर्म पॉलिसियों से बाज आना होगा। नबील अल अरबी ने इसराइल से यहूदी बस्तियों की तामीरात पर रोक लगाने का भी मुतालबा किया। और अब खेल। टीम इंडिया और जनूबी अफ्रीका के बीच खेला गया पहला टेस्ट मैच एक दिलचस्प मुकाबले के बाद ड्रॉ हो गया। दूसरी इनिंग में जीत के लिए दरकार 458 रनों का ताक़ुब करते हुए जनूबी अफ्रीका आखिरी रोज के खेल के अख्ताम पर 7 विकेट पर 450 रन ही बना सकी। डिविलियर्स और डुप्लेसिस की शानदार सेंचुरियों के बाद ऐसा लग रहा था कि मेजबान टीम जीत के करीब आ रही है। ताहम आखिरी कुछ ओवर्स में टीम इंडिया ने जनूबी अफ्रीका टीम को जीत से ही महरूम कर दिया। क्रिकेट की गैर यकीनी सूरत हाल और नशे व फराज से भरपूर टीम इंडिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान इंतहाई दिलचस्प मुकाबला बिलाखिर ड्रॉ हो गया। फतह के लिए जनूबी अफ्रीका को दूसरी इनिंग में 458 रनों का निशाना मिला था। टारगेट काफी मुश्किल था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब जनूबी अफ्रीका की टीम मजबूत पोजीशन में आ गई और कामयाबी की जानिब बढ़ती नजर आ रही थी। जनूबी अफ्रीका की टीम 402 रन बनाकर जीत से महज 54 रन दूर थी और इस निशाने के हुसूल के लिए उसके पास 13 ओवर थे। लेकिन आखिरी घंटे में टीम इंडिया ने जबरदस्त वापसी करते हुए उसे जीत से महरूम कर दिया। जनूबी अफ्रीका अगर ये मैच जीत जाता तो टारगेट का पीछा करते हुए किसी भी टीम की ये सबसे बड़ी जीत होती। मैच का आखिरी दिन मुकम्मल तौर पर उतार चढ़ाव भरा रहा। पहले सेशन के बाद टीम इंडिया के पास जीत का बेहतर मौका था, लेकिन दूसरे सेशन और आखिरी सेशन के दरमियान तक जनूबी अफ्रीका की टीम हावी रही। शानदार सेंचुरियां स्कोर करने वाले डुप्लेसिस और डिविलियर्स के जल्दी आउट होने के सबब जनूबी अफ्रीका जीत हासिल नहीं कर सका। टीम इंडिया की जानिब से मोहम्मद शामी दूसरी इनिंग में सबसे कामयाब बॉलर साबित हुए।
जिन्होंने 107 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। जहीर खान और ईशांत शर्मा ने एक एक विकेट लिए। जहीर खान ने जैक कलिस की विकेट लेकर टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेटें हासिल करने का एजाज भी हासिल किया। जहीर ये कारनामा अंजाम देने वाले हिंदुस्तान के चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। हिंद जनूबी अफ्रीका सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच 26 दिसंबर से डरबन में खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात, जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। मध्य प्रदेश के मशहूर मकाम सनावद में वाक़ दरगाह हजरत जमालुद्दीन रोशनी कादरी रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। नुक्तची है गम दे उसको सुनाए न बने, नुक्तची है गम दे उसको सुनाए न बने, क्या बने जहाँ बात बनाए न बने, नुक्तची है गम दे उसको सुनाए न बने, नुक्तची है। मैं बुला